Hi guys, I'm Raseshwari Hindustani, a walking, talking miracle of possibilities, daughter of a defense officer, married to a super caring gentleman, and mother of a dashing hunk. I was a NET qualified lecturer, now an energy transformational coach, a breakup surgeon, and I'm also an international access consciousness facilitator and founder of Beyond Imagination Club. I empower people to get free of all the stress they have in their life and help them to change their life quickly, easily, and joyfully. This Dare to Dream Life Diary series is designed for all of us to learn and understand that we can fulfill our dreams even if everything around us is unfavorable and against us, even if that dream seems impossible. If we keep on going, one day we will definitely achieve our dream with total ease beyond our imagination. नमस्कार दोस्तों, मैं राशेश्वरी हिंदुस्तानी बियॉन्ड इमेजिनेशन क्लब की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस डेयर टू ड्रीम लाइव डायरीज शो में हम अलग अलग क्षेत्रों की कुछ ऐसी हस्तियों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं जिन्होंने बहुत सी कठिनाइयों को पार करते हुए अपने सपनों को पूरा किया है और जो हमारे साथ अपने इन सफलता के जो राज हैं, सीक्रेट्स हैं, उनको शेयर करने के लिए और अपने विचार, अपनी लर्निंग्स द्वारा हमें सहयोग करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, ताकि हम भी उन चीजों को जानकर, उनसे कुछ सीखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें और उन सपनों को पूरा कर सकें। तो ये जो डेयर टू ड्रीम लाइव डायरी सीरीज है दोस्तों, ये हमारा प्रयास है कि हम अपने आप सबको मोटिवेट कर सकें ताकि आप अपनी जिंदगी में बिना घबराए अपने सारे सपनों को पूरा कर सकें। तो आइए हमारे आज के स्पेशल गेस्ट जो हैं डेयर टू ड्रीम लाइव डायरी शो के, उनसे आपको मिलवाते हैं। देश विदेश में विख्यात समाज सेवी, शिक्षाविद, लेखक, संवेदनशील कवि हैं जो समाज के उपेक्षित वर्ग के छोटे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए जिन्होंने अपनी संपूर्ण जिंदगी अर्पित कर दी है और जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की और अनेक कठिनाइयों का संघर्ष और बहुत सारे संघर्षों से गुजरते हुए अपने सपनों को पूरा किया। जी हाँ, इन्होंने 20 साल पहले हमें भी पढ़ाओ एक ऑर्गेनाइजेशन की नींव डाली और शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ अपनी मेहनत और बुलंद हौसलों से बिहार और अन्य राज्यों में स्लम और अंडर प्रिविलेज्ड किड्स के लिए 100 से अधिक स्कूल खोलकर उन बच्चों को एक नया जीवन प्रदान किया। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के नई सोच को भरपूर करने के लिए, जज्बातों को लेकर हमारे डॉक्टर अरुणोदय से मिलते हैं, जिन्होंने देश विदेश के बहुत सारे पुरस्कारों से जिनको सम्मानित किया गया है। लॉर्ड बेडन पावेल नेशनल अवार्ड, गोल्ड स्टार एशिया इंटरनेशनल अवार्ड फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस प्रोडक्टिविटी फोरम एंड शिक्षा भारती अवार्ड from All India Business and Community Foundation, Excellence Award of Personal Achievement, Social Work Awards, lot of awards he has been honored with. एंड ऑल्सो उनको श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। और बाकी मैं इनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है, तो अभी पिक्चर बाकी है। चलिए सीधा हमारे आज के नायक से ही बातचीत शुरू कर जाए। तो आइए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं अभी डॉक्टर अरुणोदय का स्वागत करती हूँ। यस, नमस्कार डॉक्टर जी, क्या हालचाल आपका? नमस्कार, बहुत बढ़िया, आप सबका स्वागत। यस, तो आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना समय निकाला और इस शो में आने के लिए आपने स्वीकार किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। नहीं, बहुत बढ़िया। तो आपके इस जो भी आपकी शख्सियत है उसको लेके चंद पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगी मजरू सुल्तानपुरी की, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो आपकी यात्रा जो अकेले से शुरू हुई थी और आज आपने इतना बड़ा कारवा बना दिया है, और आपके साथ वो कारवा भी सबसे बड़ी बात है कि वो छोटे छोटे बेहद खूबसूरत जो फूल है, हमारे बच्चे नाजुक कलियां, उनके साथ है। तो बहुत खूबसूरत कारवा बना है आपका। तो हम बहुत ही ऊपर वाले की कृपा है हम पे और बहुत खुश हैं कि आप यहाँ पे आए। तो चलिए आज का पिटारा शुरू करते हैं प्रश्नों का।
तो जैसा कि हमारा डेयर टू ड्रीम शो बेसिकली जो है वो सपनों के बारे में है कि हम कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि आपका सबसे पहला ऐसा बड़ा सपना कौन सा था, कि जो कल आपको लगा कि मुझे यह साकार करना है, और कौन सी उम्र में आपने वो सपना देखना शुरू किया? बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है रसेश्वरी जी। लेकिन मैं एक बात कहना, अभी जो आपने प्रश्न पूछा मुझसे, मैं बता दूं कि इसका जो उत्तर है आपके, अभी जो आपने दो पंक्तियां सुनाई मजरूर साहब की, उसी में है कि मैं अकेला चला और बनता के कारवा। तो सपने देखने की उम्र नहीं होती। सपना तो एक बचपन में आप जब किसी बच्चे का जन्म होता है, बच्चा भी सपना देखता है। फर्क ये है कि वो बच्चा अपने सपनों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। हम जब बड़े होते हैं, जब हमारी वो भावनाएं आती, शक्ति आती है अभिव्यक्ति की, तो हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस आवर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। राइट। तो ये जो समाज सेवा वाली बात है, ये मुश्किल है कि मन में पाया, लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो बचपन में ही आया होगा। मैं जब मैं विद्यालय में था, छोटी कक्षाओं में था, तो आसपास का जो माहौल होता है, आसपास गरीबी होगी। आज मैं बोर्डिंग स्कूल में था, तो वहां जो आदिवासी लाइफ रहा होगा मेरे आसपास में, हो सकता है वो भी एक कारक रहा हो मेरे जीवन पर, उसका एक प्रभाव रहा हो। मन में वो भावनाएं होंगी उस समय से ही। तो और जहां तक अकेले चलने का सवाल है, कि आप हर समय अकेले ही चलते हो। अगर आपको साथ लेकर कुछ करने की कोशिश की, तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी। आप शुरुआत तो करो कम से कम। आज अधिकांश लोग जो नए यूथ हैं आज, नए लोग जो नए बच्चे हैं, वो वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि ये हो जाएगा तब करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप शुरुआत करो, आपके मनचाहे लोग आपके साथ में स्वतः हो जाएंगे। तो ब्यूटीफुल। आवश्यकता है शुरुआत करने की। यस। तो आपने अपने सपनों, आपको देखा जाए तो मैं जितना समझी हूं कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि सपने तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं होते हैं, हमें समझ ही नहीं आता, और वो एकदम रियलिटी में आने में हमें टाइम लगता है, तब हमें समझ में आता है कि हाँ ये मेरा सपना है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये बात भी आपकी बहुत खूबसूरत है कि हाँ, कि वेट मत करो, करते चले जाओ, और सडनली एक बार, एक वही होता है ना, एक कदम रखा तो आगे आगे सीढ़ियां चढ़ते ही चले जाएंगे। तो पहली सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी। कब तक वेट करेंगे कि बाकी चढ़ पाते हैं कि नहीं। बहुत बेहद खूबसूरत। तो एक चीज बताइए कि आज के टाइम में जो आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल है, कि आप स्पीकर भी हैं, ऑथर भी हैं, इतना काम कर रहे हैं सारा कुछ, तो जब आप बचपन में, जब आप बच्चे थे उस टाइम का, व्हाट वर यू एज अ किड दैट टाइम, आपको क्या अपने आप में, आज के अरुणोदय में और पुराने अरुणोदय में क्या चेंज दिखता है? देखो, पहले अब अगर ऐसे कहो तो बचपने में मैं अरुणोदय था और आज डॉक्टर अरुणोदय हो गया हूँ। अब कह सकते हो बड़ा हो गया हूँ। सच कहा जाए तो जो बचपने का अरुणोदय था वो ज्यादा बढ़िया था, ज्यादा खुशहाल, अब कह सकते हो ज्यादा खुश उस समय हुआ करता था। आज जिम्मेदारियों के आने के बाद में आपकी चिंताएं भी साथ होती होती है। राइट। जब आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो वो चिंता ज्यादा नहीं होती, बस आप शुरू करना चाहते हो। आपकी सीमाएं सीमित होती हैं, आप कम में करना चाहते हो, बस अपनी संतुष्टि के लिए करना चाहते हो। और आज अगर ईश्वर ने आपको थोड़ी सफलता दी, एक पहचान दी है, तो और जितने लोग आपके साथ जुड़ गए हैं, उनकी अपेक्षाओं पर खड़ा होना एक बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। तो उन जिम्मेदारियों के साथ बढ़ने में तो समस्या आती है, लेकिन हाँ, वो जो अरुणोदय था तो बिंदास था, बिंदास था, फौजी था, कुछ करने की चाहत थी। आज आदमी सोचता जरूर है आसपास में कि मेरे साथ इतने लोग, एक समूह चल रहा है मेरे साथ, इतना बड़ा एक परिवार लेकर मुझे चलना पड़ रहा है। तो अब आप अधिक एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकते हैं, प्रयोगात्मक। वो तो जो फ्रीडम था बचपन में, जो फ्रीडम था, और अब थोड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, क्योंकि आपने सच में काम इतना बड़ा किया है कि अब लगता है कि ये जिम्मेदारी भी है मेरी। राइट। निश्चित। आपके एक सही और गलत निर्णय से कितने लोगों पर उसका असर आएगा, तो अब तो सोचना पड़ता है थोड़ा सा। यस। तो आपने अभी तक अपनी संपूर्ण जिंदगी में, आपको क्या लगता है कि मैंने ये सपने मेरे थे और मैंने ये पूरे कर लिए हैं? कुछ चंद जो आपको एकदम से सडनली लगता है, या मैंने सोचा था मैं ये करूं, मेरा ये हो गया, मैंने सोचा था ये करूं, मेरा ये हो गया? देखो, जब बचपने में सुनते थे कि एक तो छोटा सा हर बच्चे का होता है कि भाई हम, अब तो मीडिया का बहुत सारा रूप आ गया है, टीवी है, मोबाइल है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं इसमें से। हम जब छोटे, उस समय अखबारों की दुनिया थी, उस समय टीवी कम थे उसमें।
तो सबसे जो पहला सपना होता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो अखबार में नाम एक कहानी भी थी हमारे कोर्स में। तो अखबार, तो एक मन में था कि अखबार में नाम कभी आ जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। बचपन में ये ओके, बात मन में आती थी। या और राइट, आप जब कुछ अच्छा करना शुरू करते हो तो अखबारों ने बहुत सराहा। पन्नों के पन्ने मुझ पर, हम लोगों के ऊपर भरे गए, हमारे ऊपर, हमारे जो जो मिशन है हमें पढ़ा बच्चों का, उनके ऊपर में। फिर हुआ कि नहीं, अब टीवी में आना चाहिए, तो वो भी एक हुआ। फिर जब इनसे हम आगे निकलते हैं तो अपनी जो आपके सपने होते हैं जड़ों में होते हैं, बच्चों के बारे में, कि राइट, कुछ इन बच्चों के लिए हमें करना चाहिए, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, साधन होता नहीं है। तो अपने सीमित साधनों से आप जो भी कुछ कर पाओ, किसी को आपने कुछ किताबें दे दी, कुछ कॉपियां दे दी, या कुछ कुछ उनकी मदद कर दी किसी बहाने से। तो अब जो समझ में आता है कि भाई आखिर कब तक ये परंपरा, ये जो प्रक्रिया कब रुकेगी, ये आखिर हम कब तक बच्चों को साक्षर करते रहेंगे, ये हमारे समाज में स्वतः क्यों नहीं आ जा रहा है। उसके लिए आवश्यक है कि जो हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, अगर वो सभी साक्षर हो जाए, राइट, छोटे बच्चे साक्षर हो जाए, ये सपना खत्म हो जाएगा, इसको बंद करने की आवश्यकता है। तो अब तो वही राइट, सपना है कि देश के सारे शैक्षिक केंद्रों को जो चलाया जा रहा है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ओके, सारे बच्चे जब साक्षर हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, फिर जरूरत क्या है इन सारी कवायदों की। तब तो वहां ध्यान रहता है कि जितनी जल्दी हो सके बच्चे साक्षर हों, पीढ़ी में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाए, और केंद्रों को बंद कर दिया जाए, ताकि जीवन थोड़ा सामान्य हो सके। राइट। तो आपकी बात का कहना, जहां तक मैं समझ रही हूँ, कि आपका कहना यह है कि अगर हमारी कोई एक पीढ़ी पूर्णतः शिक्षित हो जाए तो फिर आगे हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से या कहीं दैट्स तो शुरुआत ब्यूटीफुल। करना पड़ेगा, कहीं हाँ, तो शुरुआत करनी पड़ेगी इसको। यस यस, एंड दैट्स ट्रूली ब्यूटीफुल। सच में ऐसा हो जाए तो भारत बदल ही जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अब जरूरत इसी की आज है, जरूरत इसी की है। मैंने कितनी बार कहा भी है कि बहुत डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है आपको, अब डैम बनाओ, एटम बम बनाओ, फाइटर, सबकी जरूरत है देश को, लेकिन कम से कम 3 सालों तक या 4 सालों तक एक बड़ा बजट आप खर्च कर दो बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन पर। बाकी बच्चे जब बड़े हो जाएंगे वो अपने लिए डैम, फ्लाइट सब बना लेंगे, चिंता मत राइट, करो उनके लिए। यस डोंट यस, डोंट मेक देम पैरासाइट्स। हाँ, जरूरत के जी, अनुसार इंसान सब कुछ आविष्कार कर ही लेता है, हर चीज का वही चीज है, राइट। एग्जैक्टली। हम उनको सब कुछ बना के दे रहे हैं, फिर बच्चे आगे क्या बना पाएंगे अपने लिए, जब सब बना के उनको दे दोगे तो कुछ छोड़ो राइट, उनके लिए। ट्रू ट्रू। तो आपने ये जो समाज सेवा का जो आपने सोचा कि मुझे करना है, तो ये जी, नेचुरली एक बहुत बड़ा एक सपना था और मिशन था। तो उस टाइम, जैसा कि आमतौर पे लोगों को अंदर ही अंदर बड़ी चाह करने की इच्छा तो बहुत लोगों की होती है, लेकिन अंदर हल्का सा एक डर या वो होता है कि इम्पॉसिबल, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आपको भी ऐसा लगा था उस टाइम जब आपने शुरुआत करी थी कि देखने में तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कैसे कर पाऊंगा, वो डर वाली फीलिंग? तो आप शेयर करेंगे? ईश्वर की एक बड़ी कृपा है कि मैं डरता नहीं कभी कुछ नया ओके, करने से। ओके, ब्यूटीफुल। अगर मैंने पहले भी कहा है, मैंने जब मैं बात करता हूँ अपने युवा दोस्तों से, तो मेरा जब पहली बात होती है उनके साथ ये होती है कि या तो कुछ करो मत, जैसे हो परे रहो, फिर चिंता मत करो। पर अगर कुछ करना चाह रहे हो तो इफ और बट की बात करनी छोड़ दो, यस, क्योंकि अगर आपने प्रारंभ में अगर आपने सोचना शुरू कर दिया कि ये करूंगा कहीं असफलता हो मिल जाए, ये करूँ कि मैं गिर नहीं जाऊं, ये करूंगा मुझे तो फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। राइट, तो वेरी अगर ट्रू। कुछ करने की इच्छा हो तो पहले बस, हाँ, जो आपकी इष्ट है, शक्ति है, स्मरण करो। और अगर आपका जो सपना है, आपका जो प्रण है, आपका जो संकल्प है, अगर वो पवित्र है, समाज के प्रति अगर उसकी निष्ठा है उस संकल्प में, तो यकीन मानिए आपको सफलता मिलेगी उसमें। कुछ डेफिनेटली। भी अच्छा करने के पहले बहुत असफलताओं पर बात नहीं करनी चाहिए, आपका मन राइट, आधा टूट जाता है। कहते यस, हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। राइट, तो ब्यूटीफुल। पहले आप अपने आप को तो कन्विंस करो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। आप, अगर आप खुद में संशय में हो, डाउट में हो, संदेह में हो, तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। आपको सही बात है, क्योंकि अगर आपको मैं, जी, जी, बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज, सॉरी। हाँ, अगर आपके मन में संकल्प है, सकारात्मक भाव लेके आप आगे, और आपने पहले भी कहा है कि अकेला बढ़ता गया, कारवा बनता गया। हाँ, अगर हम कारवा की प्रतीक्षा में होते तो हम एक कदम भी आगे सद बढ़ नहीं पाते, न कारवा आता न हम आगे बढ़ पाते। सही बात है। संकल्प है, प्रण है, सकारात्मक भाव है, अब आगे बढ़िए, लोग आपके साथ स्वतः चले आएंगे।
यस, जी। और तो यही कारण है कि हमारा सही में ये डेयर टू ड्रीम जो शो है ये भी इसी इसको लेके है कि अगर आप सच में अपने सपनों को साकार करने की चाह में हैं, तो जैसे आपने बोला कि ईश्वर और अपने प्रभु जिनको भी मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, जिस भी पावर को मानते हो, तो वो आपके साथ में है। बस आपको हिम्मत करनी है और मानना है कोई मेरे साथ खड़ा है। और आप जैसे लोग हैं जो सपने पूरे करते आ रहे हैं, तो तभी हमने ये शुरू किया कि लोगों को भी ये पॉजिटिविटी मिले, क्योंकि सकारात्मकता जिसकी आप बात कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी दैट इज वेरी नेसेसरी। और जो नहीं, आप लोग बहुत जैसे लोग हाँ, यस जी, यस, एक चीज मैं बताऊंगा, जो नाम दिया ना डेयर टू ड्रीम, हाँ जी, इतना खूबसूरत नाम है और इतना ये प्रेरक है, इंस्पायरिंग है। अगर आपने हिम्मत नहीं की, अगर आपने डेयरनेस नहीं किया, आप कुछ नहीं कर पाओगे ना। आप परीक्षा में पास कर पाओगे, ना जीवन राइट की परीक्षा में पास कर पाओगे। तो आप करोगे राइट, क्या फिर? सही, तो आगे बढ़ने के लिए दो बातें होती, हिम्मत और सपने। आपके आपकी जो हमारी एक संस्था हमारी है, इमेजिनेशन क्लब आपका है, हाँ तो जी, पहले सपनों को सोचो कम से कम। और राइट अगर तुमने सपने को सोच लिया है, जी लिया है, तो डेयर टू ड्रीम, राइट सोचो और करो। राइट। सपना ही नहीं वेरी देखेंगे तो इंस्पायरिंग। आगे या साकार कैसे करेंगे? सपना तो देखना पड़ेगा ना। लोग सपने सही, देखने से डर जाते हैं, सही कहा, तो वो चीज है। तो सही आपकी कहा, जिंदगी सही। में आपने जो जी। भी अचीव किया है अभी तक, और इन जो भी आपका जो सबसे बड़ा ये मिशन है इसको आपने साकार करते आ रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा मेन फैक्टर है जिसने आपको अपने इन सपनों तक पहुंचने में मदद की है? देखिए, अगर आप कहोगे तो या तो आदमी के जीवन में गुरुओं का बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो बचपन में जो गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं। हाँ जी, हालांकि आजकल मैं भी जुड़ा हूँ शिक्षा से, तो मैं आजकल कह सकता हूँ कि आज न वो गुरु रहे, न वो आज छात्र रहे। तो ये राइट, पहले की बात करें तो जो गुरु का जो एक सिद्धांत था उनका, गुरुओं का जो उनका आशीर्वाद होता था, जो उनकी प्रेरणा होती थी, तो वो बीज मन में आपका वो उसका अंकुरण वहीं से होता है। आप यस, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, उसके बाद जो माता पिता आपके होते हैं, उनके संस्कार और उनकी संस्कृति आपके जीवन पर एक गहरा प्रभाव डालती है। राइट, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अगर घर का माहौल, संस्कार हो, संस्कृति हो, या समृद्धि की बात हो, घर में होती हो, विरासत की बात होती हो, तो हाँ, बच्चों के जीवन में ठीक है, पूरा नहीं सही, आधा ही सही, फर्क तो पड़ता है। राइट, तो बचपने में जब मैं विद्यालय में होऊंगा, अपने बोर्डिंग स्कूल में जो हमारे गुरु रहे, उनका प्रभाव रहा होगा। और उससे महत्वपूर्ण, आप जब सपनों को लेके आगे बढ़ना शुरू करते हो एक मुकाम के बाद में, और आपकी हाँ, शादी होती है, आपका परिवार बनता है, तो अगर परिवार आपके साथ नहीं है, अगर राइट, परिवार की पूरी सहमति आपके साथ नहीं है, यकीन मानिएगा, सपनों का पूरा होना असंभव हो जाता है। सही बात है, क्योंकि आपका जीवन पहले एकल था, अब हाँ, युगल हो गया। तो राइट, बिना एक दूसरे के सपोर्ट के, सहायता के, प्रेरणा के, सहमति के आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। आप ठीक बात है, तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि विवाह के पहले भी जो संस्कारों वाली बात थी मेरे ऊपर रही, और विवाह के हाँ, बाद जो एक साथ की बात होती है, सहमति की बात यस, होती है, एक यस। प्रेरणा की बात होती है, मजबूती की बात होती है, वो साथ में होता है। तो तो यात्रा बन रही आपके है। आपके सपनों को जो पूरा करने में सबसे मेन फैक्टर रहा, वो ये रहा, तो एक तो आपका जो कहते हैं पहले आपके बचपन के परिवेश में आपके गुरु वर्ग का जो आपके ऊपर कृपा रही कह लीजिए, जी, ठीक है? और सेकेंडली आपके साथ जो आपकी परिवार ने जो उनको अपनो वो क्या बोलते हैं उसको स्ट्रेंथ जो है, राइट? स्ट्रेंथ, जी, दैट जी, दैट दैट स्ट्रेंथ इज द मेन फैक्टर। आपकी एग्जैक्टली, पारिवारिक स्ट्रेंथ जो आपके साथ कंधा मिला के हमेशा आपके साथ है। तो यस, जी, इट रियली इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। तो निश्चित रूप से। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा पूछने का रीजन ये था कि जैसे होता है सबकी जिंदगी में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, राइट? तो इट्स लाइक ब्रिंगिंग दैट फैक्टर टू पीपल कि जो आपके साथ के लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी कई बार बहुत बड़ा एक आपके सपनों को साकार करने का कारण बनते हैं। निश्चित सबके रूप लिए से, अलग निश्चित। अलग होता है, नो डाउट, सबकी जिंदगी में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, बट इट इज लाइक ब्रिंगिंग आउट लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स सबकी अलग अलग जिंदगी से। नहीं, तो अब ये देखो ना कि अगर सफलता मिलती है ना, तो वो अगर मान लिया ईश्वर के पास से कुछ अगर सम्मान मिलता हो इस कार्य के लिए, अगर तो मंच पर तो मैं जाता हूँ। हाँ जी, लेकिन मेरी सफलता के पीछे में जो अनसंग हीरो हैं, यस, अनसंग जिनका हीरो, जो ने मजबूती के साथ संभाला है मुझे, राइट, मेरे जीवन को, मेरे काम को, मेरे परिवार, तो उनकी बात होनी चाहिए। उनके यस, बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। राइट राइट तो राइट, वी वेरी मस्ट सैल्यूट द अनसंग हीरोज ऑफ एवरी सक्सेस, दैट्स वेरी ट्रू, इंपॉर्टेंट। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू, वेरी जी, ट्रू। आपने आर्किटेक्चर की ये डिग्री ली है, राइट? और फिर जी, आपने आर्किटेक्चर का क्या बोलते हैं कुछ, आई मीन यू हैव वर्कड एज एन आर्किटेक्चर आल्सो।
तो फिर ये इमारतों की आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग करते करते ये आपने बच्चों की जो जिंदगी को आर्किटेक्ट करना शुरू किया, तो इसमें उतरने का वो छोड़ के इसमें उतरने का ये आपको ख्याल और इंस्पिरेशन कैसे आया? देखिए, जीवन में परिवार के जीवन यापन के लिए या उसको मेंटेन कर पैसे की जरूरत सबको होती है, अर्थ की आवश्यकता सबको होती है, पैसे की जरूरत है। यस। लेकिन एक सीमा के बाद जहाँ आप देखते हो कि जहाँ आपकी अभिव्यक्ति की जो आपका जो फ्रीडम ऑफ योर एक्सप्रेशन है, जहाँ वो कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, ओके। तो वहां फिर दिक्कत होती है। और जब मैं इस लाइन में था, व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए आर्किटेक्ट, तो वहां पर जो क्लाइंट्स मेरे पास थे, जो लोग आते थे मकानों के निर्माण के लिए, नक्शे के लिए, तो एक दो छोड़कर बाकी हर जगह बहुत बंधन था उसमें। They used to come with all the possible designs कि इतने रूम, इतने वॉशरूम, इतना हॉल, ये सीढ़ी, ये एलिवेशन, सब कुछ उनके मन में सेट था उनके। तो मेरा काम बहुत सीमित हो गया था वहां पर। हमने कहा फिर ऐसे में काम कर नहीं पाऊंगा। तो और दूसरी बात, आप जब मकान बनाते हो तो उस मकान, किसी भी मकान निर्माण बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें मजदूरों की, सैकड़ों मजदूरों की जिंदगी उसमें दिखती है। उसमें वो काम करते हैं, उनके बच्चे भी साइड पर होते हैं जो अलग बैठते हैं, उनकी पत्नियां होती हैं, उनके बूढ़े माता पिता होते हैं। तो ये हो सकता है कि उन मजदूरों के बारे में सोचते समझते ये मन में आया हो कि मजदूर तो चलो 2 रुपए कमा लेते हैं, इन बच्चों का क्या कसूर है इसमें। क्या आज जो पिता मजदूरी कर रहा है, क्या कल वही बच्चा फिर वही मजदूरी करेगा? उसका नंबर कब आएगा? एक गाना भी था कि मेरा नंबर कब आएगा। उस बच्चे का नंबर कब आएगा एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए? ये तो परंपरा तो है नहीं कि पिता मजदूर, बेटा मजदूर, फिर मजदूर, फिर मजदूर। कभी तो उनको वहां से निकलना होगा, उनको वहां से। तो ये हो सकता है कि सारी बातों के क्लब हुआ होगा कि मन में कि मकान निर्माण करते करते मुझे जरूरत है कि इन बच्चों पर कुछ सोचो, बच्चों को पढ़ा लिखा लो, शायद बच्चे एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दें। और मकान की जिंदगी तो एक पीढ़ी की होती है, और अगर आपने शिक्षा दे दी किसी बच्चे को ना, तो 3 पीढ़ी बच्चे आगे तक संभाल लेते हैं। तो बेसिकली आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो आपको वहां नहीं मिल रहा था, और आप संवेदनशील कवि हैं, राइटर हैं, तो नेचुरली वो एक्सप्रेशन के बिना जिंदगी जी नहीं पाना मुश्किल हो जाता है। तो वो ऐसे वाले उसमें फिट भी नहीं आ सकते। वो कहते हैं बॉक्स में फिट होना ना, तो वो प्रवृत्ति में नहीं होता है, वो हो नहीं पाता। यस यस। तो दैट्स ट्रू, ब्यूटीफुल। तो एक चीज बताइए कि कभी ऐसा होता है कि आपको भी लगता है कि जो जीवन के संघर्ष में अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, तो कभी आपको ऐसा फील होता है कि समथिंग, जो निराशा के पल, आई डोंट नो वेदर आपकी लाइफ में कभी निराशा के पल आपको फील होते हैं कि नहीं, तो अगर फील होते हैं तो आप अपने आप को उनसे कैसे उबारते हैं, कौन से तरीके हैं, कैसे निकालते हैं अपने आप को? देखो, निराशा या आशा, जिस जीवन में अगर निराशा नहीं हो वो जीवन को पूर्ण मान ही नहीं सकता। आज जो हम जिनकी पूजा करते हैं, हमारे ईश्वर है, भगवान है, जो भी कुछ है, जिस भी धर्म के लोग हों, वो भी परेशान होते हैं कभी कभी। दुनिया भी उनके मन से चलती नहीं है हमेशा मन मुताबिक। जब ईश्वर के मन मुताबिक दुनिया नहीं चल सकती है, तो हम आप किस खेती मोली हैं? तो यह आवश्यक नहीं कि हमारी हर बात मान ली जाए, दुनिया हमारे हिसाब से ही चले। तो निराशा का आना स्वाभाविक है, लेकिन यह याद रखिए कि अगर निराशा आज है, यकीन मानिएगा इससे बड़ी आशा की बात आपके पास कल आने वाली है। तो उस निराशा में आपको थोड़ा सा अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको लेके चलना पड़ेगा आपको। और जहां तक निकलने की बात है, तो 2 बातें कि कोई तो आपका शौक होगा, कोई गाता होगा, कोई नाचता होगा, कोई घूमता होगा। तो अगर आप कभी अगर डाउन की बात अवसाद में आ गए, कहीं परेशान है, परेशानी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो आपका शौक है, शगल है, उसकी बात नहीं कर लीजिए। आप अगर गाती हैं तो गा लीजिए, तो नाच लीजिए। तो जो नकारात्मकता है वहां से निकल जाती है। ठीक उसको कहीं मत कीजिए। निराशा का आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो स्वाभाविक है। बच्चे के जीवन में अगर परीक्षाओं में असफलता नहीं आए तो बच्चे सफलता समझ ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों के जीवन में या हर जीवन में असफलता का आना आवश्यक है, निराशा का आना आवश्यक है, ताकि बच्चे जो सुख है, आशावादिता है, उसका स्वाद ले सके बच्चे। तो वहां से निकलने की आवश्यकता है। मैं भी निकलता हूँ, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं ना बाथरूम सिंगर, कमरा बंद कर लिया, गा लिया, तो जो गुस्सा है, आक्रोश है, जो नेगेटिविटी है, वो निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं।
तो ठीक है। बेसिकली यही है कि अगर आप उस पल में हैं तो अपने आप उन एक्टिविटीज में लग जाइए, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, जो आपको बेसिकली पसंद है, ताकि आप वो निराशा से निकल के खुश फील करने लगे हैं, राइट? निश्चित रूप से, निश्चित रूप यस यस, क्योंकि अपने आप को निकालना तो पड़ेगा, उसमें डूबे रहने से। से तो नुकसान ही है। तो और कोई आप, दूसरा आएगा नहीं आपको वहां से निकालने के लिए। यस दैट्स ट्रू, खुद को ही निकालना है कोई नहीं आने वाला। जी। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लिखने का शौक भी फरमाते हैं, और मैंने आपकी कुछ पोएम्स पढ़ी हैं जो कि आई रियली फेल्ट कि हाँ, दिल को छूने वाली हैं। तो ये लिखने का जो जो शौक आपका शुरू हुआ, ये आपको बचपन से ही था, या इसके पीछे भी कोई दिलचस्प किस्सा है? नहीं, लिखने का शौक तो बचपन, लिखता तो हर व्यक्ति है, जो अपनी भावनाओं की जो उसकी अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, हर कोई करना चाहता है। कोई किसी भाषा में, कोई गद्य में, कोई पद्य में, वो लिखता लिखता हर व्यक्ति है। हाँ नहीं, मैं ये नहीं मानती हर व्यक्ति लिखता है। सब लोगों में वो टैलेंट नहीं होता, सब नहीं, लोगों में थोड़ा सा लिखने का, हाँ, एक्सप्रेस करने का भी नहीं होता। वो आपको लगता है बिकॉज आप लेखक हैं, तो आपको लगता है हर कोई करता है, बट आई डोंट थिंक कि हर कोई एक्सप्रेस कर सकता है। वो स्पेशल टैलेंट सब में नहीं होता। हाँ, पीपल वुड नहीं, लव टू लेकिन डू इट। भावनाएं सबके मन में होती हैं। अगर ठीक आपके है। मन में की बात हो रही है, हाँ, कोई अगर मान लीजिए कोई मैं कहीं घूमने गया अगर, तो हाँ, समुद्र को देख के या जंगलों के बीच में देख के, तो वो भावना, अच्छी भावनाएं सबके मन में आती हैं। ठीक है। तो आपके पास अगर शब्द हैं, हाँ, शब्द आपके सबसे बड़े हथियार माने जाते हैं, सबसे बड़ा आपका अलंकार है, गहना है। वो गहना भी राइट। है और आपका हथियार भी है। उन शब्दों से आप किसी को से आप प्रेम भी कर सकते हैं, और उन्हीं शब्दों से आप हर कोई व्यक्ति से नफरत भी कर सकते हैं। यस, तो ट्रू। शब्दों की जो महत्व है, आपको आना चाहिए। शब्द ब्रह्म है। हाँ, वो बोलते हैं कि अगर आपके पास शब्दों की शक्ति है, तो आप अपराजेय हैं, आप बहुत अपार शक्ति आपके पास में है। तो लिखने राइट। का जो शौक है वो विद्यालय के दिनों में होगा, वो रुचि होगी मेरी लिखने पढ़ने की, और ओके। थोड़ा बहुत लिखता होऊंगा। और जो पहली कविता लिखी थी, मुझे याद है, पता नहीं, बचपन में होऊंगा। मैं ट्रेन में जा रहा था, रात दो बज रहा था, रात का मैं उठा किसी काम से, तो कोई मन में भावनाएं आई, न ओके। पेन था न पेपर था। तो ओके। ट्रेन के बोगी के नीचे में एक डिब्बी गिरी हुई थी, खाली डिब्बी रखी हुई थी, मैंने वो उठाया। एक खोमचे वाले से मैंने पेन लिया, वो वहीं सोया हुआ था। उसके बाद अच्छा। पेन था उसके बाद में, वो मैंने उसको आज भी रखा हुआ है, सहेज कर उसको। मेरी अच्छा। पहली कविता वो तो मेरी वही है, जो मेरे कविता की जो भावनाएं मेरी थी, वो लिखता गया। जब शादी हुई, ब्याह हुआ, तो पत्नी ने देखा कि ये क्या है ये सब। हमने कहा भाई, कुछ लिखने का शौक है, जमा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर परिवार की सहमति हो, सपोर्ट हो, स्ट्रेंथ हो, तब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ देन जी। सी मोटिवेटेड, जब सी ओके। फोर्स भी कि आप लिखो। अगर लिखने ओके। का आपको शौक है, तब लिखना शुरू करो। तो ओके। यात्रा बन गई, बस लिखता गया, बस आज भी लिखता रहता हूँ। ब्यूटीफुल। तो आपको अपनी फर्स्ट कविता की कोई भी चंद लाइनें याद हैं, किसी भी कविता की, ताकि दर्शक दो लाइनें सुन सकें? हाँ, बस तो, कविताएं लंबी हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा, मेरी इनफैक्ट सच कहो तो, जब मैं मंच पर कहीं पाठ करता हूँ, तो आई गेट लॉट्स ऑफ क्रिटिक ऑल्सो, कि मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूँ। ये अच्छा। पता नहीं, अब मेरी समझ जो भी हो, मैं सबका अपना अपना अ, स्टाइल है, दैट्स ओके। हाँ, आपका अपना है। भाव एक्सप्रेस करने का, जैसे आपका एक्सप्रेशन वो है। हाँ। जैसे माँ के बारे में मैंने कभी लिखा था, उस कविता को काफी सराहा भी गया था। लोग अच्छा। बोलते हैं ना कि माँ है, एक्चुअली 23 साल पहले मेरी माँ नहीं रही। ओके। तो हमने उनका एक मंदिर बनाया है गांव में। तो जैसे माँ जब नहीं होती हैं, तो हर कोई करता है, उनको जाके फूल चढ़ाता है, उनकी जाके श्रद्धा सुमन वो अर्पित करता है, उनकी हाँ। पूजा करता है, प्रार्थना करता है, वो सब ठीक है। मेरे मन में पता नहीं क्या है, मैंने यूं ही लिखा कि माँ, तुम क्या समझती हो, तुम्हारे जाने से हम खुश हो गए, और तुम घर से मंदिर कब चली गई। मुझे, मंदिर में तो भगवान रहते हैं, देवता रहते हैं, तुम्हारी स्थापना मंदिर में कैसे हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मंदिर में बैठ जाओगी, मैं तुम्हें फूल चढ़ाऊंगा, अक्षत चढ़ाऊंगा, चंदन लगाऊंगा, ना माना, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो वही माँ चाहता हूँ, जहां मैं अपने धूल धूसरित कपड़ों में आके तुम्हारी गोद में लेट जाया करता था। मंदिर में तो भगवान रहते हैं। ये एक भावना थी मेरी कि भाई, माँ को हम देवता मानते हैं, लेकिन मैं बता दूं, देवता भी माँ बनने की प्रार्थना करते हैं। हम्म। माँ, देवता या भगवती से हम देवता ऊपर मानते रहे हमेशा।
यस। ईश्वर की दृष्टि में भी माँ का स्थान ऊंचा होता है। हमने माँ को भगवान क्यों बना दिया? जो भगवान खुद माँ बनने के लिए पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं। तो ये मेरी भावनाएं थी माँ के बारे में, जो मैं लिखा था, बहुत सराहा भी किया था इसको। नहीं, बहुत तो ब्यूटीफुल है। एक वो मार्मिक है और समझ अंदर दर्द है उसमें, साथ में जी 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 दर्द है जी। उसमें। इट्स नॉट लाइक, हाँ ठीक है, लोग सोचते होंगे कि माँ तो भगवान के समान है, माँ वो है, उनको शायद थोड़ा हो सकता है, कोई सबका अपना अपना व्यू है, बट नहीं, वो अंदर से दर्द छलकता है। मेरा तो मन करता है मैं और सुनती जाऊं इस वाली कविता को। नहीं, कभी आपको सुनाऊंगा मैं, जो एक लंबी कविता है, मैं आपको सुनाऊंगा, मैं आपको भेज दूंगा, आपको मेल कर दूंगा आपको मैं। डेफिनेटली, थैंक यू। जी आपकी किताब भी जी। लेनी है मैंने, मुझे पता है आपने किताबें लिखी है, नहीं, साइन मैं लिख के कॉपी। भेजूंगा। मैं लिख के भेजूंगा उसको मैं। जी। जरूर। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगी, आपका इस बारे में क्या व्यू है? जैसे आजकल हर कोई लेखक है, आजकल के अपने आप देख रहे होंगे, रोज नए नए लोगों का आ रहा है, ये ऑथर वो ऑथर, एवरीबडी इज ऑथर। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, या कुछ आप कहना चाहेंगे? आई नो कुछ संवेदनशील वो है ये, आई मीन कंट्रोवर्शियल टॉपिक हाँ, है, बट बीइंग देखिए, अ अगर ऑथर, यस। अगर लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखना चाहिए। अगर मन में कुछ भावनाएं आ रही हैं तो उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। मैं इसका पुरजोर समर्थक रहा हूँ, ओके। चाहता भी हूँ। ओके। लेकिन अगर आपका जो लक्ष्य है, हम्म। अगर फेसबुक पर कुछ लाइक बढ़ाने से है, या उसके माध्यम से कुछ और करना है, कहीं से कुछ दो तीन कविताओं को उठाया, कहीं से कुछ निकाला, कहीं से कुछ निकाला। आजकल तो मोबाइल में भी है उसका, पता नहीं, बहुत सारे ऐप्स है उसके, कट एंड पेस्ट यस। बोलते हैं उसको लोग। कुछ किया और आपने डाल दिया उसको, कि आपकी पहचान बने एक लेखक के रूप में। अच्छी बात है। जिस लेखक के पद के लिए या जिस कवि के पद के लिए आप इतनी जुगत लगा रहे हैं, मेरा एक ही कहना होता है, जिस दिन आप फेसबुक लाइक या यहाँ वहां की बात छोड़ के आपने अपनी बात करनी शुरू कर दी ना, ईमानदार क्यों नहीं हो जाते हो? जो मन में है लिखो ना उसको। ये मत सोचो कि कौन क्या कहेगा उसको, अच्छा कहे बुरा कहे, इस पर मत सोचो आप। राइट। एकदम लिखना चाहिए। और आजकल मेरे पास भी बहुत सारे मेल आ जाएंगे, मैसेंजर मेल भी, पर लोगों को पता नहीं कहाँ से मालूम चल जाता है। बहुत लोग व्हाट्सएप पर चले आते हैं कि मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसकी आप समीक्षा कर दीजिए। ओह, हमने ओके। कहा समीक्षा मुझसे मत कराओ आप। अगर आपकी पुस्तक में जान होगी, दम होगा ना, तो आपकी कहानी से नहीं, मैं खुद पढ़कर उसको लिखूंगा उस पर। लेकिन अगर आपने दो तीन किताबों को जोड़कर अपनी एक नई खेप तैयार कर ली है, तो इस पर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। इस तो मेरा आग्रह होगा उन कवियों से, उन लेखकों से, कि अगर आप में सच्चाई है, ईमानदारी है, असलियत है, तो जरूर लिखिए। बस लेखक और कवि के कैटेगरी में आने के लिए इस जोड़ तोड़ की जो बातें हैं, ये सब अच्छी नहीं है। इससे साहित्य का अपमान होता है। माँ बागेश्वरी इसमें अपमानित होती है। सो ब्यूटीफुल। आवश्यक नहीं कि हर कोई लेखक बने, कवि बने। आप कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ गाइए, राइट। कुछ नाचिए, कुछ बनाइए। सब काम यही थोड़ा ही होता है, और भी है। यस, तो यस। लिखना है तो ईमानदारी से लिखिए, असलियत के साथ लिखिए, मन से लिखिए, हृदय से लिखिए, अति दिमाग से मत सुंदर। लिखिए। दिमाग से मत लिखिए, हाँ। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, तो वो दिल से ही जी, चीज तभी छूती है अगर वो दिल से लिखी जाए। तो दैट इज निश्चित रूप व्हाट। से, निश्चित रूप तो एक चीज और, अब जो लेखन की बात चली रही है, तो जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं, या जो इस लेखन के उस क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ दो चार टिप्स अगर आप देंगे तो। से। निश्चित रूप से मैं तो युवाओं से बात करता भी। अभी जो मेरा एक शो हुआ था कुछ दिनों पहले, टेरेक्स में मैं टॉक शो हुआ था, वहां भी यही थीम था कि जो जो नए लेखक हैं, जो नए बच्चे हैं, वो लिखना चाहते हैं, उन्हें ओके। क्या कहूंगा। ओके। तो मैंने पहले ही कहा कि भाई, उन बच्चों के लिए पहली बात यह है कि पहले अपने कान बंद करो और आंख बंद करो। ओके। अपने दिल की बात सुननी शुरू कर दो कि क्या तुम लिखना चाहते हो। जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है, ये होता है, तुम क्यों लिखना चाहते हो? किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को सुनाने के लिए, किसी को पढ़वाने के लिए? क्यों? रीजन क्या है उसका? और अगर इन तीनों में से कोई भी रीजन है, किसी को सुनाना हो, किसी को पढ़वाना हो, या दिखाना हो, तो मत लिखो कम से कम। अगर इसका उत्तर तुम्हें अपने आप में मिलता है कि ये मेरे लिए है, ये स्वांतः सुखाय है, या जो मैं लिखूंगा मेरे अपने सुख के लिए है, ये मेरे अपने आनंद के लिए है, और ये मैं अपने हृदय से लिखता हूं, तो जरूर लिखो। तो यस। पहले आंख कान बंद करो, हृदय की बात सुनो। अगर भावनाएं मन में है तो हृदय से लिखना शुरू कर दो। दूसरी बात,
ये कहीं मत सोचना कि तुम कैसा लिख रहे हो, क्योंकि तुमसे बड़े कवि लेखक पहले हो चुके हैं और आगे भी होंगे। यस, तुम किसी पैमाने में नहीं आते हो। राइट। तुमने पहले ही अपना संकल्प दिया है कि यह मैं अपने आप के लिए लिख रहा हूँ, और जब अपने आप के लिए लिखते हो तो अच्छा क्या बुरा क्या, जो तुम्हें रुचिकर लगा, अच्छा लगा, लिख दिया। राइट। तीसरा, जब लिखते हो तो मस्तिष्क का उपयोग कहीं मत करना। उसमें एक आर्टिफिशियल वाली बात चली आती है, औपचारिक बात चली आती है। हृदय की बात करो ना, हृदय से लिखो, दिल से लिखो, दिमाग से नहीं। दिमाग से नहीं। और जो अंतिम बातें हैं, लिखो और तुरंत मेल मत करो फेसबुक को या किसी प्रिंटर को कि छाप दीजिए इसको। तो समय दो, हो सके कल उसमें तुम्हें कुछ और जोड़ना पड़ जाए, कुछ निकालना पड़ जाए। राइट। पहले तुम अपनी कविताओं के लेखक के सबसे बड़े परीक्षक हो, क्रिटिक हो। यस, अगर तुमने उसको पास कर दिया तो आगे जाने दो ना, लोग सराहेंगे उसको। ब्यूटीफुल, जी। दैट्स ब्यूटीफुल। एक्चुअली होता क्या है ना, लोग अपनी जो चीज होती है ना, जो खुद का लिखा होता है, उससे इतना प्रेम होता है कि उसको क्रिटिकल आई से देखना ही नहीं चाहते हैं। निश्चित रूप से स्वीकार है करना ना? पड़ेगा इसको, स्वीकार हाँ, करना पड़ेगा इसको। तो वो चीज हो जाती है, और इसी कारण कि क्रिटिक्स क्यों बदनाम है, जबकि कोई क्रिटिकल आपका ओपिनियन कोई देता है तो इट्स लाइक ट्रूली एक बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन हम उसको सहमत नहीं हो पाते, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अच्छा, मेरी चीज में कैसे निकाल दिया, नुक्स सही कैसे बात निकाल है। दिया, बोल कैसे दिया। और जो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। जी, हाँ, निश्चित रूप तो से। ये आपने बीच में जिक्र किया टेडेक्स स्पीकर का, तो ऑथर हैं, समाज सेवी हैं, कवि हैं, अब ये टेडेक्स स्पीकर भी हैं, और क्या क्या है जरा आप बता दीजिए। और ये नहीं, घुसना हुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं अरुणोदय हूँ। और ये आप लोगों का स्नेह है, सम्मान है कि लोग जहां बुलाते हैं। हाँ, मैं अपने आप को पानी मानता हूँ कि पानी को जहां मिलाओ उसके रंग में ढल जाता है वो। लेकिन पानी अपना जो जो उसका अपना नेचर है वो कभी नहीं बदलता है। जीने के लिए आपको हर रिश्तों में, हर रंग में रंगना पड़ेगा। आप जब दोस्तों के साथ में होते हो तब दोस्त होते हो, परिवार में आप पिता भी होते हो, पति भी होते हो, पुत्र भी होते हो, भाई भी होते हो। आप जब समाज में निकलते हो, आप लोगों के साथ एक जो सामाजिक सामाजिक भाव में आप चले आते हो। लेकिन आप जब अकेले में होते हो तो आपकी जो वास्तविकता है वो अपने आप में निहित होती है। तो टेडेक्स ने बुलाया, मुझे मंच पर सम्मान दिया, तो ये मैं वहां का स्पीकर बन गया। कुछ लिखता हूं तो आपने मुझे लेखक कह दिया, कवि बन गया, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर सच कहा जाए तो वास्तविक रूप में इच्छा होती है कि अरुणोदय अगर अपने नाम को सार्थक कर ले, अगर अरुणोदय को अरुणोदय की यात्रा से संतुष्टि मिलती है, तो इससे बड़ी पहचान किसी व्यक्ति की और कुछ नहीं हो सकती है। ब्यूटीफुल, ये मेरा ब्यूटीफुल। और आपने कितने अच्छे से उन चीजों को शब्दों में ढाला कि पानी की प्रवृत्ति का जैसा हूं मैं, और पानी की तरह सब में मिल जाता हूँ, ढल जाता हूँ। दैट्स ब्यूटीफुल। आई मीन वही चीज है ना जो आप कह रहे हैं कि कवि, मतलब जो बातचीत है, बातचीत में भी आप लोग का जो क्या बोलूंगी, मेरे पास तो ऐसे वर्ड्स भी नहीं, जो लहजा है कहने का, वो स्टाइल है, वो अपने आप ही वो कवि का वो झलकता है। ओके, अभी अब हम छोटे छोटे क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, ऐसा कुछ और जो कि आपको बहुत पसंद है करना, लेकिन समय के चलते, समय की कमी के कारण आप कर नहीं पाए हो, कोई ऐसी चीज जो अभी भी स्टिल यू वुड लाइक टू हैव, लाइक यू स्टिल हैव अ ड्रीम कि अरे मैं भी ये कभी करूंगा, या मेरा करने का दिल करता है, या कर सकता, समथिंग लाइक दैट। देखो, एक तो मेरा गाने का शौक तो बचपन से रहा, लेकिन मैं गाना मुझे नहीं आता। लेकिन एक आई एम ए ड्रमर, मैं ड्रम प्ले करता था बचपन में। मतलब हमें पता वो होता शौक है कि हाँ, मतलब तो अगर समय मिला, समय की दिक्कत हो जाती है, तो आई वांट टू बी ए रियल गुड ड्रमर। मैं अपना हाथ उस पर और साफ कर सकूं, थोड़ा वक्त मिले तो मैं अपने शौक को पूरा करना चाहता हूँ और घूमना चाहता हूँ। ओके, म्यूजिक का तो मैंने आपका समझ लिया बीच बीच में, क्योंकि आपने कुछ कुछ एग्जांपल्स में कई बार गाने की और उसकी एग्जांपल्स दी, तो समझ में आ रहा है कि आपको उसमें इंटरेस्ट बहुत है, शौक है, आप शौक रखते हैं, तो वो तो मुझे भी समझ में आया। ठीक है, दैट्स ग्रेट। आपका फेवरेट पास टाइम? अपने परिवार के साथ मैं थोड़ा ज्यादा सहज हो जाता हूँ कि वहाँ एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप
सारी जो निगेटिविटी है वो बाहर की हट जाती है। आप थोड़ा अच्छा महसूस करते हो, परिवार में आप लड़ते भी हो, झगड़ते भी हो, तो एक वो अच्छा लगता है। मतलब परिवार के साथ होना ही मेरे लिए एक सबसे बड़ी एक मेरी फीलिंग होती है। तो ओके। ये मेरा यही होता है, मतलब क्योंकि समय कम मिलता है काम को लेकर। यस, ये बहुत बात होती है कि फेवरेट पास टाइम तो वही हो जाएगा कि हाँ, जिसका समय कम मिलता है वो चीज एक्टिविटी करने को मिलती है तो वो फेवरेट हो जी, जाती है। निश्चित। तो जी। आपकी कोई खुद की कविता की कोई सबसे फेवरेट, जबकि हम जब रचना करते हैं हमारी सारी रचना ही खूबसूरत, आई मीन सबसे प्रेम होता है, बट कोई भी जो आपको खुद को लगता है कि ये दो लाइनें मुझे बहुत पसंद है मेरी लिखी हुई। एक मेरी कविता थी, एक आतंकवादी घटना घटी थी उरी में कुछ साल पहले, याद हाँ, होगा आप लोग, उरी हाँ में जी, कश्मीर में अटैक हुआ था। हाँ, तो वहां से मैं, जो उनके एक शहीद बिहार के थे, शहीद राकेश जी थे, मैं उनके घर भी गया था। ओके, तो उनका 1.5 साल का बच्चा था, वहां से मैं वापस आ रहा था मिलके उन लोगों से, रास्ते में 2-4 पंक्तियां मैं लिखी थी, वो भी एक लंबी कविता है। ओके, तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा उलट लिखा, जैसे मैंने माँ के बारे में लिखा कि जो मेरी भावनाएं थी वो बाकी लोगों से थोड़ी अलग थी। तो ये भी एक मेरी हृदय के पास की कुछ पंक्तियां इसमें है कि हम तो, कोई शहादत होती है कोई शहीद की अगर, तो हम जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, या जो भी उनका नमन करते हैं। हमने वो पंक्तियां उल्टी कर दी थी कि एक शहादत के बाद में एक शहीद जब नहीं है हमारे बीच में, तो वो क्या कहना चाहता है हम सबों से। ओके। वही पंक्तियां थी कि पंक्तियां बहुत लंबी लंबी है, मैं आपको थोड़ा सा वो हाँ, हाँ, डालता हूँ श्योर, बीच दो में तीन कि लाइन एक बस। वो पंक्तियों में कह रहा है कि हर होली में, दिवाली में मैं अपनी माँ के लिए और पत्नी के लिए हरा चूड़ी और साड़ी भेजता था, अबीर भेजता था, गुलाल भेजता था। और आज मेरी शहादत के बाद तुम मेरी पत्नी को या तुम मेरी माँ को सफेद साड़ी भी नहीं भेजते। आज हमारे जाने के बाद में तुम मोमबत्तियां जलाते थे। आज जब मैं नहीं हूं तो हमारे घर में तुम उन मोमबत्तियों की व्यवस्था भी नहीं करते। पिता और माँ और पिता के दमे का इलाज था मेरी मेरी तनख्वाह से। जब मैं सरहद पर काम काम करता था, जब मेरी शहादत होती थी, तो हमारी हमारी जो पेमेंट थी, पैसे थे, उन पैसों से पिता का दमा और माँ के लकवे का इलाज था। और आज तुम हमारे बच्चों की खांसी भी ठीक कराते नहीं। तो एक लंबी कहानी है, एक लंबी कविता भी है, नहीं ये एक भावनात्मक आंदोलन था मेरे लिए कि हम हर बार हर शहादत के बाद में शहीदों के बारे में 2-4 दिन नमन करते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद में हम बड़ी बेरहमी से उन सारे त्याग को हम भूलते भी हैं। हमारे यस, जीवन में उनका महत्व नहीं रहता उनका। राइट। तो एक पंक्तियां थी, और इन पंक्तियों को इंडियन आर्मी ने भी बहुत सराहा था, इन पंक्तियों को उन्होंने अपनी पत्रिका में इसको निकाला भी था। ओके। तो ये भावनाएं हैं अपनी। मैंने पहले भी कहा कि कभी अगर मस्तिष्क से लिखना शुरू कर दे, वो पूरी भावना आ नहीं पाती, आप मैं जो तो मन में शायद है। मैं शायद ये पूरी कविता सुनती तो मैं रो पड़ती मेरे को अभी नहीं, अंदर से। हाँ, तो मैं सुनाऊंगा आपको, मैं भेजूंगा आपको, मैं सुनना इसको, आपको अच्छा लगेगा। जी। डेफिनेटली, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लगता है अगर आप और बोलते गए तो मेरी आंखों में आंसू जैसे आने लग गए थे, तो आई वाज लाइक कि अच्छा है, अभी टॉपिक चेंज हो जाए तो। जी। तो जी। किताबों से आपको विशेष प्रेम है, तो आपके जी। फेवरेट जी। साहित्यकार कौन है? देखो, अब ये तो कहना मतलब मेरी बहुत बेईमानी हो मुश्किल जाएगी, मैं किसको किसको है। छोड़ूं, मतलब वो कहते हैं ना चलिए लंका दो में तीन नाम छोटा बता सा। दीजिए, दो नहीं तीन नाम देखो, आप पढ़ना जो पसंद अगर मुझ करते हैं। पर कुछ प्रभाव रहा तो निश्चित रूप से जो साहित्य साहित्य सारे साहित्य मनीषी हमारे लिए श्रद्धेय हैं, लेकिन रेणु जी हों या प्रेमचंद जी हों, हालांकि ये कहना बड़ा कॉमन है कि सबको उन्हीं के नाम लेते हैं, हाँ। लेकिन मैं बता दूं कि अगर प्रेमचंद जी का गोदान अगर है, ये कफन है, ये उनकी कहानी है नमक का दरोगा। तो नमक का दरोगा लाखों लोगों ने पढ़ा होगा, कितने लोग, कितनी पीढ़ियों से लोग पढ़ते उसको आ रहे होंगे, लेकिन अगर आपने एक प्रेमचंद जी की मानसिकता से उसको अगर नहीं नहीं पढ़ा, अगर तो पढ़ना हम्म, बेकार है आपका। किसी बड़े साहित्यकार का, लेखक का कोई पुस्तक पढ़ लेना हाँ, या उस पर कुछ लिख देना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि किस मानसिकता में, किस स्थिति में, विचारधारा में उसकी रचना की गई, यस। उसको जीने की आवश्यकता है। और अगर आपके जीवन में ऐसे एक दो लेखक भी अगर हैं, तो बहुत बड़ी सफलता आपकी मानी जाती है।
यस। तो प्रभाव पड़ता ही है। और मैं तो लिखता भी अलग से हूँ, तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे लेखन में किसी का प्रभाव नहीं है। जैसे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कभी कविताओं में, तो मैं बड़ा प्रयोगवादी हूँ। एक शब्द है भारी, हेवीनेस, ये हाँ बहुत जी। सामान भारी है, वो यूज किया था भारियों ने। तो बड़ी इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी कि तुम तो अब हिंदी के नए शब्द तुम बनाते हो। मैं लिखता हूँ अपने लिए। तो बहुत ओके। सारी बातें हैं, आप लेखक हो कभी हो, जब मन में भावनाएं हैं आपको लिखनी चाहिए। आपको आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको लोग सराहेंगे, स्वीकार करेंगे इसको। और प्रेमचंद यस। जी का भी जो 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 उनका हमने स्वीकार किया था, उनके जाने के बाद ही किया। उनके ओके। सामने वो हाँ, बहुत यस। मुफलिस है, बहुत एक्चुअली अभाव में चाहिए वो। जी इंसान के जाने के बाद ही नाम जी ज्यादा होता है ना, पहले कद्र कम होती है। जी। ये कहीं ना कहीं इस जीवन की सच्चाई है। निश्चित रूप से। तो आपकी सबसे ग्रेटेस्ट जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? आपका परिवार, अगर मैं आंसर दूं तो। अगर मैं अपने सही कहा, मेरी सबसे बड़ी मजबूती मेरा परिवार मेरे साथ होता है। मैं दैट्स डरता वेरी नहीं, दैट्स वेरी गुड। निर्भीक होता हूँ। जी। तो आपने आपके अगले, अच्छा, अगर आपको अपनी जिंदगी के पिछले 16 साल की उम्र में फिर से भेज दिया जाए, तो अब आप इस बार क्या बनना चाहेंगे? तो मैंने अब पहले आपने भी कहा कि पूरे चीज कर लिए हैं, तो अब आप क्या सोचेंगे इस बार मुझे ये बनना है? देखो, मैंने पहले भी कहा था कि दो की रुचि थी, एक साहित्य की और संगीत की। ओके। तो अगर ईश्वर ने मौका दिया कि भाई तुम कुछ वापस जाओ, पुनः अपना जीवन शुरू करो, तो मैं निश्चित रूप से 100% मैं कलाकार बनना चाहूंगा, जहां मैं कुछ गा सकूं और बजा सकूं। और वाह। और और ऐसा गाऊं जो आप लोगों को अच्छा भी लगे, ये भी आवश्यक है। वो तो लगेगा ही, क्योंकि आप जो भी करेंगे वो दिल से करेंगे। तो जब आप दिल जी से जी। करेंगे तो अच्छा लगेगा ही। तो जुड़ाव तो चाहता क्या, हूँ कि अगर मौका मिला तो यस गाओ या यस। बजाओ। हाँ, तो आप अभी तो माशाल्लाह बहुत जिंदगी पड़ी है, तो अभी इसी में ही हो जाएगा आपको। पिछले 16 साल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आपने कभी जी ऐसा सोचा था कि आप मेरे इस इतनी महान हस्ती होने के बाद, चाहे आप अब महान नहीं मानते, आई मीन नहीं न्यूज़पेपर, नहीं। नहीं, आप खुद ही देखो, अभी अपनी बात हुई थी, आप कह रहे थे कि इच्छा थी न्यूज़पेपर्स में आऊं, आ गया, टीवी पे आऊं, टीवी पे आ गया, सारा कुछ हो गया। तो कहीं ना कहीं तो अब वो अलग बात है कि अपनी आपकी वो उसे क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट काइंडनेस है, ह्यूमिलिटी है, कि आप अपने को, हम्बलनेस है कि आप आपको बड़ा नहीं मान रहे हैं। तो लेकिन क्या अभी अपने सपने में नहीं। सोचा था कि कभी आप मेरे डेयर टू ड्रीम शो में भी गेस्ट बनने का अवसर प्राप्त करेंगे? निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, मतलब जब आदमी कुछ करना चाहता है तो जानकारी होती रहती है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो ये जो आपका शो है डेयर टू ड्रीम, सुना था मैंने, और आपका जो इंस्टा और आपका जो फेसबुक मैंने वहां देखा भी था। तो ओके। संपर्क आपसे नहीं था, लेकिन मन में तो होता ही है कि इतना खूबसूरत ओह! मंच है, इतने अच्छे लोग इसमें हैं, इतनी पॉजिटिविटी यहाँ हो रही है, इतनी हैपनिंग्स है यहाँ पर। तो अगर मौका मिला तो हाउ टू गेट इनटू दिस। और वाओ! देखो, वाओ! मैंने क्या कहा कि अगर बात आपने है! मन से पूछा, आपने, यू आर देयर, यू आर इन देयर। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू गेटिंग तो मी मुझे हियर। बोलना चाहिए। आपने दिल बाग-बाग कर दिया। अरे, कोई सच में मेरे इस डेयर टू ड्रीम शो में आने का सपना भी रखता था। निश्चित रूप से ये एक पैशन था। क्योंकि मैं देखा था कि आपका जो मंच है ना, ये जो भी इसमें आ रहे हैं, दे आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी। यस। इसमें अच्छे लोग आ रहे हैं। दे व्हाट यू से, दे जनरेट एनर्जी, दे यस। जनरेट पॉजिटिविटी। यस। तो इन इसके बीच में आने में कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं आना चाहेगा। इतने थैंक खूबसूरत लोग, इतने खूबसूरत मंच, इतना बड़ा परिवार, अच्छा परिवार, एकदम आने की इच्छा होती है। और हमारा सच में मकसद भी यही है कि आप जैसे लोग जो सच में यहाँ पे पॉजिटिविटी ला सकते हैं, जी क्योंकि आप लोग के शब्दों से ही पॉजिटिविटी झलकती है, तो नेचुरली इट्स लाइक स्प्रेडिंग दैट पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड। तो मुझे सच में खुशी हो रही है कि क्योंकि इट्स अ फीडबैक जो सामने आप लोग को मिलता है। तो जी। मेरी तो पूरी डेयर टू ड्रीम बियॉन्ड इमेजिनेशन क्लब के सारे टीम खुश होगी कि अरे, हमारी टीम को सर भी कभी सपना ऐसा रखते थे, अच्छा हमारे पास आएंगे, हमारे काम को नोटिस किया जा रहा है, इन दैट इज ऑल ग्रेट थिंग। ऑल व्हाट all hats off to them. The team is full outstanding. They are looking so beautiful then. All of थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप चंद क्षणों में बहुत खूबसूरती से मैंने देखा है आप चीजों को जैसे बयान कर रहे हैं। आप कोई 2 लाइन्स हमारे डेयर टू ड्रीम के लिए भी बोल सकते हैं?
और निश्चित रूप से मैं तो जरूर चाहूंगा कि जिस मकसद और जिस ऊर्जा के साथ आपने ये आज देखो, आज हर व्यक्ति जीना चाहता है अपने के लिए। सब लोग सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। लेकिन इस माहौल में भी अगर आपकी टीम ने, डे टू डेविल टीम ने, जो आपका क्लब है आपका, उसने अगर सोचा है कि अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जी लेवल को अगर आप उनके पास भेज सके, जिन्हें आवश्यकता है पॉजिटिव थॉट्स की, पॉजिटिव माइंडसेट की, पॉजिटिव एनर्जी की, तो आप सबों को बहुत सारी बधाई मैं क्या दूं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो। और यहाँ रहकर मैं आप पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आप अपनी इतना अच्छी शुरुआत जो की आपने। अब विश्वास रखना, एक दिन ये दिस विल बी ए बिग मिशन फॉर एवरीवन। आपकी पहुंच और लंबी होने वाली है, आपकी पहुंच और बड़ी होने वाली है। ये आवश्यक है। और आशीर्वाद ऐसे ही रहे। तो मैं आपको ये क्वेश्चन, मैं आपको जो बोल रही थी, मैं आपको ये कह रही थी कि हमारे लिए एक बहुत ही उसकी गर्व की बात होगी कि अगर आप हमारे लिए कोई 2 पंक्तियां किसी भी समय, क्योंकि अभी तो आई नो इट्स नॉट लाइक एक सडन माइंड में आता है, नहीं आता है, 2 पंक्तियां डेयर टू ड्रीम के लिए लिख के देंगे तो किसी भी समय। नहीं सुनाई दे रहा? नेटवर्क हाँ, आ रहा है। अब आया? आ रही है आवाज आपको? हाँ जी, आ गया। ओके ओके, चलो फिर से बोलना स्टार्ट। हाँ, आ गई। तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि अगर आप हमारे लिए डेयर टू ड्रीम के शो के लिए कोई 2 पंक्तियां किसी भी समय कविता के रूप में लिख के देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो बिकॉज अभी तो हम आपसे आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं भेज दूंगा आपको। या श्योर, थैंक यू सो मच। तो अब मैं आपसे चूज वन, मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपको उसमें से एक चूज करनी है, जस्ट फॉर फन। ओके, आप लिखते भी हैं और आप एज ऑथर भी हैं और स्पीकर भी हैं। तो आपको खुद को क्या लगता है कि आपकी जो लेखनी है वो ज्यादा प्रभावशाली है या आपकी स्पीच में ज्यादा प्रभाव है? आपको क्या लगता है? बोलना मुझे अच्छा लगता है। आपको बोलना अच्छा लगता है? ओके। तो अच्छा, नई रचना लिखने में आपको टाइम लगाना ज्यादा अच्छा लगता है या अपनी मनपसंद बुक पढ़ना? दोनों में से कोई एक चीज क्या चूज करेंगे? लिखना हमेशा प्रेरक होता है। लिखना, ओके। आपका ज्यादातर, क्योंकि अब तो आपके बहुत सारे फैंस भी हो गए हैं, तो आपके मेल फैंस ज्यादा हैं या फीमेल फैंस ज्यादा हैं? कौन सी फैन फॉलोइंग ज्यादा है आपकी? ये कहना मुश्किल है, ये देखना पड़ेगा मुझे, ये देखना पड़ेगा भाई ये तो पता संख्या किधर अधिक, ये मुझे देखना पड़ेगा मुझे। जब फैंस बनने शुरू हो जाते हैं फिर तो ये देखना नहीं, बात होती रहती है ज्यादा है तो मतलब दोनों पक्ष में करीब बराबर की बात होती है। नहीं, वो आप जरूरी नहीं है कि बराबर हो ना, हो सकता है फीमेल फैन फॉलोइंग ज्यादा हो और आपको पता ही ना हो लोकप्रियता कहाँ पे ज्यादा है, मुझे और ध्यान से देखना पड़ेगा। यस चलिए, तो अब मैं आपसे अंत में ये कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे दर्शकों को कोई भी ऐसे 3 टिप्स जो लाइफ टाइम टिप्स की तरह वो यूज कर सके कि आप अगर इनमें से कोई भी एक चीज को भी फॉलो करते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो आप उसमें अपनी तरफ से क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे नए दर्शकों को? पहली बात यह कि अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उस अच्छा करने के पीछे कभी भी नेगेटिविटी की बात मत करो। करना है तो करना शुरू कर दो। दूसरा, कभी भी अपने निर्णयों को मस्तिष्क से मत लिया करो। जो भी निर्णय करना हो अपने हृदय से लिया करो, दिल से लिया करो। ब्यूटीफुल। और तीसरा, अगर तुमने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं कुछ लिखने में, पढ़ने में या कोई काम करने में, तो पीछे मुड़ना छोड़ दो। ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। ये मैं जो यस, क्योंकि पीछे यस दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आज आप आज का शो जो देख रहे हैं
तो कि आपको अरुण जी से, अरुणोदय जी से आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप में से किसी एक की जिंदगी में भी कुछ भी परिवर्तन आता है तो अरुणोदय जी का यहाँ आके अपना समय देना और हमारा भी जो आप लोग के लिए ये प्रयास है वो सफल हो जाएगा। तो कृपया करके अपने जो भी विचार है हमसे शेयर करिएगा कि यस, कि आपका ये एपिसोड हमें कैसा लगा और आपको हमारे जो स्पीकर हैं आज के डॉक्टर अरुणोदय जी से आपको क्या सीखने को मिला। और अब मैं अरुणोदय जी को सब दर्शकों और हमारी तरफ से, बियॉन्ड इमेजिनेशन क्लब की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूंगी कि जो आपने सारे दर्शकों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमें आना स्वीकार किया। और बाकी आपके जो जज्बा है, आपके हौसले को मैं सलाम करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला आपको, आपके सपनों को यूं ही साकार करता रहे। जो भी आप जिंदगी में ऐसे ही ऊंचा ऊंचा काम करते रहे, जो आपका ड्रीम है कि एक पीढ़ी पूरी साक्षर हो जाए, मैं यही दुआ करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी सपना पूरा हो ताकि सच में एक नया भारत देखने को मिले। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है थैंक्स बोलने के लिए, बस बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच ही बोलना आता है। थैंक यू। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों एक और जरूरी सूचना देना चाहूंगी कि हमें बहुत से दर्शकों के मैसेजेस आ रहे हैं कि वो डेयर टू ड्रीम शो पे आने के लिए, डेयर टू ड्रीम पे शो पे एज ए स्पीकर आना चाहते हैं, आमंत्रित होना चाहते हैं। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में हमने डेयर टू ड्रीम शो के एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डाल दिया है। तो जो लोग भी इस मंच पर आना चाहते हैं, दुनिया के साथ अपनी स्टोरी को शेयर करना चाहते हैं, तो वो लोग उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ट्री का एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, तो आप वहां पे जाके उस फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन क्लब के फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम हैंडल पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमसे यूं ही जुड़े रहेंगे और अपने सब मित्रों के साथ भी, इस मित्रों को भी इस शो को देखने के लिए आमंत्रित करेंगे। और आज के शो पर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश्वरी हिंदुस्तानी आप सबसे विदा लेती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और हरे कृष्णा, राधे राधे। Thank you so much for watching this video. I hope that this series of Dare to Dream has helped you to motivate and achieve your dreams and touch the skies of success. Do not forget to subscribe our YouTube channel, and as usual, I will see you in the next episode. Till then, stay safe and have lots of fun. Wish you a lot of ease and magic. Signing off, Raseshwari Hindustani, a walking, talking miracle of possibility.